हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम कर चुके हैं अपनी बिजनेस स्टडीज़ की वन शॉट सीरीज़ पूरी कंप्लीट। अब हम आपकी बुक स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th की। तो आज है उसका डे 1। तो आज हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके ऊपर राइटिंग ठीक नहीं आती तो आप समझ जाना, और इसके ऊपर हेडिंग भी नहीं डाली मैंने। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की वन शॉट वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्री कॉलोनियल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, यानी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारा भारत देश कैसा था, उसको हम क्या बोलेंगे, प्री कॉलोनियल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो कैसा था, एग्रीकल्चर अबेंडेंस थी। एग्रीकल्चर अबेंडेंस का मतलब क्या होता है, जब अंग्रेज़ आए नहीं थे हमारे देश के अंदर, तो इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी में थे, एग्रेरियन थे, एग्रीकल्चर में इंक्लूड थे। हमारे देश की मेजॉरिटी अराउंड 75% लोग किसके अंदर थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। इंडिया के अंदर की ज़मीन बहुत अच्छी थी, फर्टाइल लैंड से बहुत अच्छा गेहूँ आज बना सारी चीज़ें उगाती थी, गेहूँ, बाजरा, सारा अनाज। ठीक है ना, और फार्मिंग टेक्निक भी अच्छी थी इंडिया के अंदर। ठीक है, उस हिसाब से मतलब ऐसा नहीं जैसी आज है, बट उस टाइम के लेवल के हिसाब से जितनी टेक्नोलॉजी थी उस हिसाब से इंडिया आगे था। ठीक है ना, और फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छा था इंडिया का, बहुत चीज़ें अच्छे से उगा लेता था। तो ये थी उसकी एग्रीकल्चर अबेंडेंस। और फ्लरिशिंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्या नाम है, इंडिया अपने जो है ना पूरी दुनिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट के लिए मशहूर था। हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ की बनी हुई चीज़ें। ठीक है, इंडिया के अंदर सारे आदमी लेबरर वगैरह जो है ज़्यादातर मोस्टली हाथ का काम करने वाले थे, हैंडीक्राफ्ट वर्क वाले थे। तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस था। जैसे कि हाथ के काम में टेक्सटाइल आ गए, कपड़े वगैरह बनाए जाते थे, मेटल के ऊपर काम किया जाता था, ज्वेलरी बनाई जाती थी। ये सब चीज़ें उस टाइम पर बनाई जाती थी अंग्रेज़ों के आने से पहले हाथ से। ठीक है ना, सिटीज़ लाइक ढाका वर फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग इन मसलिन। जैसे कि ढाका किसके लिए फेमस थी, जो जगह थी मसलिन बनाने के लिए। अ टेस्टामेंट टू द सुपीरियर क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन आर्टिजन्स। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्री कॉलोनियल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या थी। तो आगे चलते हैं अब अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी एंड दियर इम्पैक्ट। अब जो अंग्रेज़ आए वो अपनी कुछ पॉलिसी लाए, अपने रूल रेगुलेशन लाए, तो उससे इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, फ़र्क पड़ा। तो वो क्या था, सबसे पहले लाए थे ये चीज़, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या करा, इंडिया के अंदर से जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी उनको हटाना शुरू कर दिया। एक ऐसी पॉलिसी लाए जिसके अंदर जो इंडिया की पुरानी पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी ना उनको हटाना शुरू कर दिया। हाई टैरिफ एंड ड्यूटीज़ वर लिवाइड ऑन इंडियन गुड्स। और जो इंडिया में चीज़ें बनाई जाती थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स और ड्यूटीज़ लगा दी गई। ठीक है ना, जो इंडिया से मतलब बनकर वहाँ जाती थी ब्रिटेन वगैरह, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ और ड्यूटी लगा दी। ठीक है ना, ताकि वो लोग कमाएं। वाइल ब्रिटिश प्रोडक्ट एंटर इंडिया ड्यूटी फ्री। और अपने प्रोडक्ट जो थे जो वहाँ बनाते थे इतने तेज थे वो लोग, वो ड्यूटी फ्री भेजते थे, यानी कुछ टैक्स ही नहीं लगता था उसके ऊपर। ठीक है ना, तो जो लोकल इंडस्ट्री के लोग थे, जो इंडियन लोग थे, उनको क्या करना पड़ता था, अपना सामान तो बड़ा महंगा बेचना पड़ रहा है बाहर, एक तो उस पर टैरिफ लग रहा है, ड्यूटीज़ लग रही हैं, फलाना ढिमकाना, और अंग्रेज़ों के पास वो पैसे जा रहे हैं, और अंग्रेज़ों इतने तेज़ कि वो अपना सामान मंगा रहे हैं भारत में और उसके ऊपर कोई ड्यूटी ही नहीं दे रहा है, कोई टैक्स ही नहीं दे रहा है। ठीक है ना, तो ये था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्री वगैरह हटा दी और टैक्स वगैरह लगा दिए, बढ़ा दिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियन वेल्थ वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटेन थ्रू वेरियस मीन्स। अब इंडियन की वेल्थ का यानी कि पैसे का बहुत सारी चीज़ें जो है ब्रिटेन के पास चली गई। कैसे चली गई, अलग अलग तरीक़ों से चली गई। उन्होंने बहुत सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की, धोखाधड़ी करा, एक्सप्लॉयटेशन करा रिसोर्सेज का, जिससे हमारी इकोनॉमी ड्रेन हो गई, यानी कि सूखने लगी एक तरीके से। और सारा सूख कर कौन मोटा होने लगा, ब्रिटेन, ब्रिटिश लोग क्या होने लगे, क्या नाम है, फल फूलने लगे इंडिया का पैसा लेकर, इंडिया की वेल्थ लेकर। ठीक है, और अपने आप को
वो तो इम्प्रूव कर रहा था और इंडिया क्या हो रहा जा रहा था, पीछे जाया जाता जा रहा था। तो इंडिया की वेल्थ क्या हो गई, एक तरीके से ड्रेन हो गई। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा था हमारे भारत देश पर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या चैलेंज आ गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये चैलेंज आया था, ये परेशानी आई थी, उन्होंने लगा दिया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब ब्रिटिश ने क्या इंट्रोड्यूस करा था, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये ब्रिटिश के लोगों ने इंट्रोड्यूस करा था, ये तो आपको जाहिर सी बात से पता ही होगा, ठीक है ना। सच एज द जमींदारी सिस्टम, इसका एक सबसे फेमस जो है वो है आपका जमींदारी सिस्टम। वेयर लैंडलॉर्ड्स मीन्स जमींदार्स कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पेड अ फिक्स रेवेन्यू टू द लोकल गवर्नमेंट। यानी कि अब एक मजदूर है, वो अपनी किसी ज़मींदार की ज़मीन पर खेती कर रहा है, तो अब ये जितना भी कमा रहा है ये इसको टैक्स दे रहा है। वो टैक्स में से अपना प्रॉफिट रख के किसको दे रही है, ब्रिटिश को दे रही है, ब्रिटिश सरकार को दे रहा है ज़मींदार। यानी कि इसके अंदर निचोड़ा कौन जा रहा है, पीजेंट। मेहनत भी पीजेंट करे, टैक्स भी पीजेंट बढ़े, और ये दोनों बस बैठकर फ्री का खाएं, है ना। तो लैंडलॉर्ड और ज़मींदार का फ़ायदा था, और इसके अंदर पीजेंट घुटता जा रहा था, घुटता जा रहा था, और ज़्यादा घुटता जा रहा था, ठीक है। दिस सिस्टम लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। सीधी सी बात है, फार्मर्स का क्या हो रहा था, इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एंड नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और एग्रीकल्चर आगे बढ़ने की जगह पीछे ही जा रहा था। अब ये अपने खेतों को क्या डेवलप करते, क्या नई चीज़ लाता किसान, जब उसके पास खुद का पैसा ही नहीं है, वो सारा टैक्स में दिए जा रहा है, भरे जा रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा होता, वो किस तरीके से अपनी खेती बाड़ी इंप्रूव करता। सारा पैसा तो उसको वहाँ देना पड़ेगा, ज़मींदार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उसके पास कहाँ से आएगा, सीधी सी बात है ये तो पैसा। तो उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था क्लियरली, और एग्रीकल्चर में कोई डेवलपमेंट ही नहीं था, ना आगे बढ़ रहा था। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को क्या कर दिया था इन्होंने, कमर्शियलाइज कर दिया था। यानी कि फार्मर वर कंपेल्ड टू ग्रो कैश क्रॉप लाइक इंडिगो, टी एंड कॉफ़ी फॉर एक्सपोर्ट। यानी उनसे ज़बरदस्ती क्या कैसी कैसी चीज़ें उगवाई जाती थी, जैसे इंडिगो, टी, कॉफ़ी, ताकि जो है ये सब चीज़ें जो है ना बाहर बहुत फेमस थी ब्रिटेन वगैरह में, तो ताकि ये लोग बाहर भेजें ये सब चीज़ें, तो ज़बरदस्ती उनसे उगवाई जाती थी ज़्यादातर ये चीज़ें। फूड क्रॉप के अलावा ये उल्टी सीधी चीज़ें, इंडिगो वगैरह, ये सब चीज़ें ज़्यादा उगवाई जाती थी। दिस शिफ्ट रिजल्टेड इन फूड शॉर्टेज। तो जब मेन खाने पीने की चीज़ें नहीं उगाई जाएंगी और उल्टी सीधी चीज़ें ज़्यादा उगाई जाएंगी, तो खाने की शॉर्टेज होगी, जिससे फैमिन यानी कि भुखमरी पैदा होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। मगर इससे क्या हुआ, ब्रिटिश इंडस्ट्री को तो फ़ायदा हुआ, मगर इंडिया के अंदर भुखमरी आई। फैमिन ऑफ बंगाल आपको पता ही होगा, 30 लाख लोग मरे थे उसके अंदर, 30 लाख लोग, ठीक है ना। बहुत बड़ा नंबर होता है ये 30 लाख लोगों का मरना, वो भी सिर्फ भूख की वजह से। किसकी वजह से, भूख की वजह से। और ये भूख किस वजह से हुई, यही सब चीज़ें, इंडिगो, टी, कॉफ़ी उगवाई जा रही थी ताकि अंग्रेज़ लोग पी सकें, और इंडियन लोगों के पास खाना ही नहीं था ताकि वो खाएं, और इतने सारे लोग मर गए, ठीक है। तो ये थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के चैलेंज, यानी खेती बाड़ी में आने वाली दिक्कतें अंग्रेज़ों की वजह से। अब आगे चलते हैं, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर में क्या था, इंडस्ट्रियल में देखते हैं हम। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, मैंने बताया था आपको प्री कॉलोनियल स्टेट के अंदर कि हैंडीक्राफ्ट उस टाइम ज़ोरों शोरों पर था। टेक्सटाइल हो, मेटल हो, ज्वेलरी हो, हर कोई इंडिया की पूरी दुनिया भर के अंदर थे। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट वर्क पूरी वर्ल्ड फेमस था, है ना। तो द इन्फ्लक्स ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड गुड लेड टू अ डिक्लाइन इन डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट। यानी कि ब्रिटिश ने अपनी क्या लगा दी थी, मशीनें लगा दी थी बड़ी बड़ी, और उसी में अपने गुड्स बनाते थे, उसी में अपने प्रोडक्ट्स बनाते थे, जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट पीछे जाता गया। अब देखो ना, आप एक मशीन प्रोडक्ट बना रही हो और एक हाथ प्रोडक्ट बना रहा है। अब एक आदमी को 1 घंटा लगता है अगर एक टी शर्ट सीने में, और एक मशीन वही काम 10 मिनट में कर देती है, ठीक है। तो वो तो 1 घंटे में 6 शर्ट बना देगी ना। तो इनकी तो एक तो प्रोडक्शन भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अंग्रेज़ों की, और इंडियंस के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी मशीनरी सेटअप करें या फिर कुछ करें, ठीक है। द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कुड नॉट कम्पीट विद द चीपर एंड मास प्रोड्यूस ब्रिटिश प्रोडक्ट। ब्रिटिश क्या कर रहे थे, मास प्रोडक्शन कर रहे थे, एक बारी में लाखों चीज़ें बना रहे थे, हज़ारों चीज़ें बना रहे थे, और उन्हें बेच रहे थे सस्ती सस्ती। मास प्रोडक्शन में तो यही होता है ना, जितनी ज़्यादा चीज़ें बनाओ उतनी सस्ती पड़ती हैं। और इंडिया के अंदर क्या था सारा, वो था हैंडीक्राफ्ट वर्क, एक आदमी एक ही बना पा रहा है।
तो जिसकी वजह से बहुत सारी पुरानी पुरानी इंडस्ट्रीज़ इंडिया के अंदर ख़त्म हो गई, ठीक है। और बहुत सारे आर्टिजन वगैरह क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास रोज़गार नहीं रहा इन मशीनों वगैरह की आने की वजह से। और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी इसने लिमिटेड कर दिया था, यानी कि वाइल सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाइक जूट एंड कॉटन मिल्स emerged in the last late 19th century, their growth was stern due to restrictive colonial policies that favored British industry। यानी कॉटन मिल वगैरह बढ़ सकती थी और अच्छी ग्रो हो सकती थी, मगर जो ब्रिटिश लोगों ने उनके ऊपर वो लगवा रखी थी पॉलिसीज़ वगैरह, रूल रेगुलेशन, वो उस कारण और आगे नहीं बढ़ पाई, यानी वो अपनी लिमिट में होकर रह गई, एक लिमिट से आगे नहीं जा पाई ये इंडस्ट्री। तो ये था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या नुकसान हुआ, क्या डिक्लाइन आया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड एक्सप्लॉयटेशन क्या है। इन्होंने क्या कर रखा था, मोनोपोली कंट्रोल। मोनो यानी सिंगल, पोली मतलब पावर, यानी एक ही इंसान की जब पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली। तो इन्होंने क्या कर रखा था, अंग्रेज़ों ने मोनोपोली ही कर रखी थी। द ब्रिटिश मेंटेन्ड अ मोनोपोली ओवर इंडियन फॉरेन ट्रेड, यानी कि इंडिया के अंदर सिर्फ इन्हीं के प्रोडक्ट बेचे जाने लगे और इनका कोई कॉम्पिटिटर इन हमारे सामने नहीं रहा। बस यही थे मोनोपोली के अंदर, यही बना रहे थे, यही बेच रहे थे, यही कमा रहे थे और इंडियन पिसे पर पिसे जा रहे थे। Half of it Britain. The opening of the Suez Canal in 1896 further facilitated British control over India's trade routes। अब सुइस कैनाल कब खोली गई थी, 1869 के अंदर खोली गई थी, जिसकी वजह से उनको और फैसिलिटी मिल गई थी इंडिया के अंदर अपना सामान एक्सपोर्ट करने की, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, और जब सुइस कैनाल खुल गई, इनके लिए रास्ते खुल गए, अब आसानी से वहाँ से ब्रिटेन से इंडिया सामान आने लगा और ज़बरदस्ती इंडियंस लोगों को बेचने लगे वो चीज़ें, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने मोनोपोली बनाकर रखी अपनी पूरी मार्केट के अंदर। एक्सपोर्ट सरप्लस विद नो गेन्स, यानी देखते हैं इसका मतलब क्या है। इंडियन ऑफन हैड एन एक्सपोर्ट सरप्लस, इंडियन को क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था। हाउएवर दिस डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द कंट्री, मगर इससे कोई कंट्री को फ़ायदा नहीं हुआ। इंस्टीड द सरप्लस वॉज यूज टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंस, यानी जितना भी इंडियन कमाते थे वो कहाँ जाता था, सारा एडमिनिस्ट्रेशन में जाता था और वॉर के खर्चों में चला जाता था, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जेब में, जिससे इंडिया की वेल्थ और ज़्यादा पीछे चली गई। ट्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ा था ना हमने, हाँ, तो वो किस तरीके से गई, जो भी इंडिया को सरप्लस हो रहा था, फ़ायदा हो रहा था, वो कहाँ जा रहा था, सारा ब्रिटिश की जेब में, ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ब्रिटिश के लड़ाई झगड़ों के अंदर। तो इंडिया कैसे आगे बढ़ता, तो इन्होंने पूरा इंडिया को निचोड़ ही लिया। एक्सपोर्ट सरप्लस विद नो गेन। अब डेमोग्राफिक चैलेंज देखते हैं इंडिया के अंदर क्या था, हाई मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा, ठीक है ना। और इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है 0 to 1 year से में जो 1000 बच्चे मरते हैं, मतलब 1000 में कितने बच्चे मरे, उन लोगों की संख्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाई जाती है। तो हाई मोर्टेलिटी रेट यानी कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया था। द लैक ऑफ एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर इंडिया का बहुत ज़्यादा ख़राब था। हेल्थ केयर के अंदर बिल्कुल पैसा नहीं लगाया गया था, ना हॉस्पिटल से, ना दवाइयाँ थी इंडिया के अंदर, ठीक है ना, जिससे हाई मोर्टेलिटी रेट था, यानी जिससे लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे। जब फैसिलिटी ही नहीं होगी, हॉस्पिटल्स ही नहीं होंगे और ये सब चीज़ें ज़रूरी की चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है लोगों का मरना इस केस सिनेरियो में नॉर्मल है। फ्रीक्वेंट फैमिने था, भुखमरी थी। जब भुखमरी भी है, हॉस्पिटल भी नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं हैं, ठीक है ना, बीमारियाँ फैली हुई हैं, बहुत अजीब सिचुएशन है। तो उसके अंदर क्या होगा, जाहिर सी बात है लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो लोगों की कम ही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी उस टाइम पर 32 साल जी रहा था एवरेज, अगर हम देखें उस टाइम की, तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी एवरेज में माना जाए तो 32 साल से ज़्यादा उस टाइम के अंदर नहीं जी पाता था कोई आदमी, ठीक है ना। तो मोर्टेलिटी रेट क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लो लिटरेसी रेट, यानी पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा कम थे, इंडियंस एजुकेटेड नहीं थे। वाइल ब्रिटेन जो थे, अंग्रेज़ जो थे, वो लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटी व स्कार्स, इंडिया के अंदर कोई पढ़ाई लिखाई की
फैसिलिटी नहीं थी, ना के बराबर थी, जिसकी वजह से पूरा देश हमारा क्या हुआ हुआ था, अनपढ़ हो चुका था एक तरीके से मान ले तो, ठीक है ना। उस टाइम पर 16% से भी कम क्या था, लिटरेसी रेट था। और ये तो सिर्फ आदमियों का बता रहा हूँ, औरतों का तो 16% से भी कम था। यानी अगर 100 में से 16 लोग ही पढ़े हुए मिलेंगे आपको आदमी, और औरतें तो 100 में से बहुत कम, ठीक है ना, 16 से भी कम मिलेंगे आपको। इसकी वजह से क्या हो गया, हमें सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अगर लोग पढ़े लिखे होते उस टाइम पर तो एक बारी में सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस अच्छा हो जाता, हम लोग जल्दी कवर अप कर लेते चीज़ें, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये थे हमारे डेमोग्राफिक चैलेंज। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इम्बैलेंस, यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था वो भी इम्बैलेंस था, वो भी बैलेंस में नहीं था। वो कैसे नहीं था, ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। हर कोई खेती बाड़ी करने में लगा हुआ है, दुनिया का हर एक इंसान, दुनिया का नहीं, इंडिया का हर एक इंसान, अराउंड 70 to 75% खेती बाड़ी ही करे जाना है, खेती ही बाड़ी करे जाना है। कुछ और करने का कोई इंसान सोच ही नहीं रहा, हर कोई मजदूरी 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 करे जा रहा है, ठीक है ना। तो 70 to 75% लोग किस में लगे हुए थे, एग्रीकल्चर के अंदर लगे हुए थे, मगर जिसके अंदर से सिर्फ 10% किस में थे, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, और 15 से 20% सर्विस के अंदर लगे हुए थे। तो ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। सब लोगों को प्रॉपर अमाउंट में इक्वल इक्वल सेक्टर में होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। इकोनॉमी अगर सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है तो वो पीछे जाएगी ही, ठीक है ना। तो इंडिया एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका था, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड जाती रही, बैकवर्डनेस इंडिया की इकोनॉमी में आती रही, ठीक है ना। तो रीजनल वेरिएशन भी थी। रीजनल वेरिएशन क्या होते हैं, सम रीजन एक्सपीरियंस द डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ड्यू टू हाई एमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज वाइल अदर रिमेन प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन, ठीक है ना। कुछ कुछ जगह ऐसी थी जो क्या नाम है, एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्री पर चली गई थी, मगर ज़्यादातर क्या थी, एग्रेरियन ही थी, खेती बाड़ी पर ही लगी हुई थी, खेती बाड़ी ही कर रही थी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसकी वजह से क्या हो रही थी, रीजनल डिस्पैरिटी हो रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था हमारा ढंग से, ठीक है। आई होप आपको ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर समझ में आएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। हाँ, कुछ करा ना करा हो, इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों ने एक बात बस ठीक करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का थोड़ा बेटर कर दिया, रेलवेज़ वगैरह इंट्रोड्यूस करके, ये अंग्रेज़ों ने करा है, ठीक है। वो भी अपने फ़ायदे के लिए करा था, वो भी इंडियंस का कुछ वो नहीं था, उनको रेलवे की खुद को ज़रूरत थी, इस वजह से उन्होंने इंडिया का रेलवे अच्छा करा था, वरना ऐसे कोई मतलब प्यार नहीं था उन्हें हम लोगों से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है ना, ये आ गया, ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने बहुत अच्छी करी और कम्युनिकेशन भी, यानी कि द प्रिटी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवेज, वही बात आ गई, रेलवे बनाए, पोर्ट्स बनाए, टेलीग्राफ्स लगवाए, ठीक है ना, इंडिया के अंदर। मगर वो भी कॉलोनियल इंटरेस्ट था, यानी इनके ही इंटरेस्ट की चीज़ थी वो, ताकि उनको आसानी हो, वो यहाँ से माल इधर से उधर ले जा सके, ठीक है ना। मगर इसके इंडिया के अंदर कुछ भी कहें, भले से अपने ही फ़ायदे के लिए क्या हो, मगर इंडिया के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है ना। दे वर नो टाइम डेट बेनिफिटिंग द इंडियन पॉपुलेस, ठीक है, मगर इंडिया के पॉपुलेशन के लिए, बेनिफिट के लिए नहीं करा था, अपने बेनिफिट के लिए करा था, मगर स्टिल पॉजिटिव इफेक्ट दिखे इंडिया को, ठीक है। नेग्लेक्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। देयर वर मिनिमल इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, हेल्थ केयर के अंदर भी कुछ पैसा नहीं लगाया, ना के बराबर लगाया, एजुकेशन भी में भी कुछ पैसा नहीं लगवाया, ना हॉस्पिटल थे ना स्कूल थे। तो सोशल इंडिकेटर जो हैं, हमारे ह्यूमन बीइंग जो हैं, ठीक है, वो कैसे डेवलप होते, उनका डेवलपमेंट कैसा होता। तो बस यही था आज का आपका लास्ट टॉपिक। लास्ट में जाते जाते बात यही कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ यार कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, आपके साथ मेहनत करता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँ या नहीं। अगर मैं बनाऊँगा तो उसके अंदर ये जो मेरी पीडीएफ्स होती हैं सारी, मैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली नई वीडियो में।
थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय।